Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर जो है उसके एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस किया जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 14th of November 2023. ये है जी आज का जो डॉन न्यूज़पेपर है उसका ओपिनियन वाला पेज, जिसके अंदर हम जो रूटीन में करते हैं उसी तरीके से इंशाल्लाह हम इस पूरे के पूरे पेज को जो है इसको डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। 1 2 3 तीन एडिटोरियल होंगे रूटीन में जैसे होता है, 4 5 6 और 7, और बाकी जो है इसके ओपिनियन होंगे 4। तो आज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो तीन ये वाले एडिटोरियल ही डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद मैंने इनकी जो तरतीब है उसको चेंज कर दिया है कि जिस ओपिनियन के अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में ज़्यादा मटेरियल था उसको मैंने पहले चूज कर लिया है, जैसे ये 6 और 7 है। उसके बाद 4 और 5 को डिस्कस किया है। ठीक है ना जी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं जी। इसको शुरू करने से पहले क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बीइंग अ स्टूडेंट, और वैसे भी आपके पास अब आइडियाज आप मेच्योर हो रहे हैं और हो भी गए होंगे कईयों के, फ़लस्तीन का इशू जो है उसको देखते हुए आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि फ़लस्तीन का फ्यूचर आपको क्या नज़र आता है। हर बच्चा कमेंट सेक्शन में 1 से 2 लाइनों के अंदर सिंपल बताएगा कि मुझे ये लगता है कि फ़लस्तीन का फ्यूचर ऐसा होगा, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना व्यू भी दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि व्हाट विल हैपन विद फ़लस्तीनियन, कि फ़लस्तीन के साथ क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो ये आपने अपना पर्सपेक्टिव देना है, वो गलत भी हो सकता है, और हमने वो क्या कहते हैं कि बस अपनी अपनी रीडिंग के हिसाब से एक चीज़ बतानी है। इसमें वैसे भी गलत और सही कुछ नहीं होता, हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। तो हर स्टूडेंट ने कोशिश करनी है 1 2 सेंटेंसेस के अंदर या 3 सेंटेंसेस के अंदर, लंबा नहीं ज़्यादा लिखना ना, फिर बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसको सिर्फ प्रिसाइज सा बताना है 2 3 सेंटेंस के कि मुझे ये लगता है कि फ़लस्तीन का जो फ्यूचर है वो ऐसा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक अवेलेबल है इस लेक्चर का भी और न्यूज़पेपर का भी, चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, और लेक्चर्स की हम जिस तरह डेली करते हैं इसके हम चैप्टर्स बना देंगे। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर फिर दोबारा से बता दूं कि कई बच्चों को नए जो लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब जब कर लेते हैं उसके बाद इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जब इसको आप नोटिफिकेशन के लिए एक्टिव करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और हम एक्सेप्ट संडे 6 दिन जो है वो डॉन जो एडिटोरियल और ओपिनियन है उसका एनालिसिस का हम लेक्चर अपलोड करते हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, हेल ऑन अर्थ। ये है जी हमारा पहला एडिटोरियल, हेल ऑन अर्थ। इसमें पहले आपको क्रक्स बता दूं कि क्रक्स क्या है। इसके अंदर वो ये बात करने जा रहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो जमीन के ऊपर एक जहन्नम बनी पड़ी है, ठीक है ना, और उसका कोई हल नहीं निकल रहा, और वो जुल्म सितम कंटिन्यू है। इसके अंदर जो है वो क्रिटिसाइज कर, जिस तरह उसने यस्टरडे जो है क्रिटिसाइज किया था मुस्लिम उम्मा को, इसी तरह से उसने 2 3 बंदों को क्रिटिसाइज किया है जो बड़े ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार बनते हैं उनको, कि अब आप लोग कहाँ सो गए। ठीक है गया। और इसी तरह पेपर पर्सपेक्टिव में देखें तो फ़लस्तीन आपका इशू है, जियो पॉलिटिक्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम, या आप अगर स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, या किसी भी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के हैं, और वैसे भी अगर आप लर्न कर रहे हैं तो आपको जियो पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए। और अभी जो वर्ल्ड के अंदर एक मेन टॉपिक है वो गजा है। तो यहाँ पर बात होगी गजा की, इसराइल की अटैक जो हॉस्पिटल्स पे ऊपर कर रहा है उसकी, क्वेश्चन जो इसने किए हैं, क्रिटिसिज्म किया उसकी, और ग्लोबल अलीट, अलीट कहते हैं ताकतवर को, अमीर को, जो जिसके पास ताकत होती है उसको हम अलीट क्लास इस तरह कहते हैं, जो दुनिया की अलीट है उसका झुकाव किसकी तरफ है, ये बातें इसके अंदर होंगी। शुरू करते हैं जी। कहता है जो ग्लोबल अलीट है ना दुनिया की, वो फलस्तीन के साथ नहीं है। वो क्या कर रही है, इसराइल को सपोर्ट कर रही है। यूएसए है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके पास पावर है, वो किसको सपोर्ट कर रही है, इसराइल को, फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रही। एक बात तो ये होगी। दूसरा वो कहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने इस गजा को करार दे दिया हेल ऑन अर्थ, कि जो वहां पर जुल्म सितम हो रहे हैं ये जमीन के ऊपर ही एक जहन्नम है, ये उन्होंने कहा है।
और इसराइल जो है वो स्ट्राइक करी जा रहा है मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, यानी कि जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर वो स्ट्राइक्स कर रहा है। फिर वो यहाँ पर एक इंसिडेंट का इशारा देता है कि 2020 के अंदर एक टेररिस्ट स्ट्राइक हुई थी एक मैटरनिटी होम के ऊपर। मैटरनिटी बेसिकली जहाँ पर बच्चों की बर्थ होती है, ज़्यादातर उसे मदर से निकला ये मैटरनिटी वर्ड ना, जहाँ पर बच्चों की बर्थ होती है, जिस हॉस्पिटल में, उसे मैटरनिटी हॉस्पिटल कहते हैं। जैसे लाहौर के अंदर लेडी एचिसन बड़ा मशहूर है इस पर्सपेक्टिव में कि वहाँ पर काम ये होता है। तो कहते हैं कि 2020 में टेररिस्ट स्ट्राइक्स जो हुई थी मैटरनिटी होम के ऊपर, जो कि काबुल में है, ठीक है ना, और दश्ते बारची एरिया है। तो जब वहां पर ये स्ट्राइक हुई थी तो इसको क्या कहा गया था, ये एक टेररिस्ट स्ट्राइक है। लेकिन इसी तरह की स्ट्राइक्स जो हैं वो इसराइल क्या कर रहा है, फलस्तीन के हॉस्पिटल्स के ऊपर भी कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है कि ये साफ नजर आ रहा है कि वो भी एक टेररिस्ट टाइप जो है एक्टिविटीज कर रहा है, जिसके अंदर वो मासूम बच्चों को क्या कर रहा है, उनका मर्डर कर रहा है। और इसकी वो एग्जांपल देता है अल अहली हॉस्पिटल, जो सबसे पहले जिस पर अटैक किया गया था इसराइल ने। और जब उसको दुनिया ने क्रिटिसाइज किया कि तुमने ये क्या किया, तो उसने फिर इल्ज़ाम लगा दिया था कि जनाब ये मैंने नहीं किया, बेसिकली जो फ़लस्तीनियन है ना, जो इस्लामिक ग्रुप है जैसे हमास वगैरह है, उनसे ये मिस फायर हुआ है और ये इस हॉस्पिटल को जाकर लगा हमने नहीं किया। लेकिन बाद में जो तहकीकात हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी की और दूसरे ने भी, उन्होंने कहा नहीं उन्होंने नहीं किया, ये इसराइल ने ही किया है। तो जनाब ये थी कुछ चीज़ें। आगे वो फैक्ट्स एंड फिगर देगा, कहता है वार ऑन गजा हॉस्पिटल जो है उसके अंदर क्या हुआ है, जो अल शिफा हॉस्पिटल है और अल कुदस मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उनका जो ऑपरेशन है वो बंद हो गया है, सीज्ड ऑपरेशन, यानी कि वहाँ पर अब काम ही नहीं हो रहा। यानी कि इतना नुकसान उनको पहुंचा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए या दूसरे काम हो जाए तो हॉस्पिटल में वर्किंग नहीं हो सकती ना। तो इस तरह से इस हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक करने के बाद ये दोनों हॉस्पिटल उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। उसके बाद कहता है कि एट लीस्ट 6 प्री मेच्योर बेबीज जो थे ना, उनकी डेथ हो गई है पावर शॉर्टेज होने की वजह से अल-शिफा हॉस्पिटल में, कि मशीनें नहीं चल रही थी तो इन बच्चों की डेथ हो गई है 6 की। इन टोटल जो यूनाइटेड नेशंस ने बताया, उसने क्या, हाफ ऑफ गजा हॉस्पिटल्स एंड अ थर्ड ऑफ इट्स प्राइमरी हेल्थ केयर, कि आधे जो गजा के हॉस्पिटल हैं वो और 1/3 यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं 33% जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वो सारे के सारे क्या हो गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया या थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। किसकी वजह से, इसके अटैक्स की वजह से। फिर आगे वो ना क्रिटिसिज्म यहाँ पे क्वेश्चन करता है ये तीन। पहला वो क्वेश्चन करता है कि वो चैंपियन जो ह्यूमन राइट्स के हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, वो अब किधर गए हैं। जैसे ये एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाई हुई है, फ्रीडम हाउस बनाया हुआ है इन्होंने, और मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आती हैं, अब वो सारे किधर मर गए हैं, किधर गए हो अब आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा दुनिया के सामने वो गजा के अंदर बच्चों को मार रहे हैं। तो अब कोई नहीं आप लोग बोलता, अब किधर दफा हो गए हो, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन जो बने होते हो, आम दिनों के अंदर बड़ा आप लोग शोर मचाते हो, तो अब क्यों नहीं बोलते। दूसरा वो कहता है कि किधर हो वो जो बड़े मुस्लिम उम्मा की नारे मारते हो, ये जो मौलवी साहब हैं सारे ग्रेट सपोर्टर जो बने हुए हैं, जो 53 इस्लामी मुल्क हैं, तो किधर गए हो आप लोग सारे ना। आप लोग भी बड़ा कहते हो कि हम मुसलमान एक जिस्म की मनिंदे हैं, जब एक जिस्म में दर्द होती है तो पूरा जिस्म जो है उसको दर्द महसूस होती है, तो अब दर्द नहीं तुम लोगों को महसूस हो रही। अब आप लोग बड़े, वैसे तो बड़े आप लोग भी ये नारे मारते हो, बड़े मलादे कराते हो और ये और वो करते हो, तो अब किधर हो। अब बोलने की बारी आई है तो अब बोलो ना, सिर्फ आप लोग महफिलें कराने में खुश रहते हो। तो यहाँ पे वो उसने कहा सपोर्टर्स ऑफ उम्मा, किधर गए हो आप सपोर्टर्स ऑफ उम्मा, बोलो। अब तो कोई नहीं बोल रहा, ना वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स वाले बोल रहे हैं ना ये मुस्लिम उम्मा वाले बोल रहे हैं। फिर तीसरा वो अरब्स को कहता है कि अब तुम बताओ ना, तुम भी तो कहते हो कि अटलांटिक ओशन से लेकर गुल्फ तक जो भी मुसलमान हैं, हम सारे वन नेशन की बनिद हैं। तो अब वन नेशन आपकी कहाँ गई। ये फलस्तीनियन भी तो उसी ग्रुप के अंदर आते हैं ना। अब आप लोगों ने इनके लिए क्या कर लिया, अब तो आप नहीं बोल रहे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेबसी का आलम है। अब वो फिर बात वही मलाला यूसुफजई आ जाती है ना, ये बात करने के लिए कभी कभी, ये जी मैं राइट्स की बात करती हूँ, फलाना बात करती हूँ। तो ये सारे के सारे टूल्स हैं जो फिट किए हुए हैं इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, यूएसए ने और वेस्टर्न एलीट ने। और ये सिर्फ तब भी बोलेंगे जब कोई इनको कहा जाएगा। ठीक है, अब नहीं कहा जा रहा, अभी खामोश है। अब देखें ना, 11,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं और इनोसेंट बच्चों को मारी जा रहे हैं, तो कोई बोल ही नहीं रहा। तो आम दिनों में इनकी कितनी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, कितना ये आ रहा होता है, तो अब कहाँ गई है सारा कुछ। तो ये क्वेश्चन क्रिटिसिज्म है, डबल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर दुनिया के वाजिया नजर आ रहे होंगे।
फिर वो आगे बात करता है जो गजा के अंदर जो मैसकर हो रहा है, जो तबाही कत्लो गारत हो रही है, ये बड़ा ही एक शेमफुल एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जो ग्लोबल एलीट है ना, उसने क्या किया है, कहता है उसने क्या किया है कि उनके जो इन डिफरेंसेस ना ग्लोबल एलीट के, उन्होंने इम्प्यूनिटी दे दी है वेल आर्म्ड बुली, यानी कि इसराइल को जिसके पास हथियार हैं उसको बेझिझक उसको कह दिया ठीक है इम्प्यूनिटी, यानी कि तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, जो मर्जी कर। तो ग्लोबल लीग ने उसको ये खुला दे दिया है। उसको सपोर्ट बाय द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स, दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर्स हैं वो क्या कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। ये है जी, ठीक हो गया, ये ही स्टेटस है इस वक्त गजा का। अब वो कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, बेचारा अब बातें ही करेगा और क्या करना है। कहता है स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो उन्होंने पढ़ा था अटीलिया के बारे में, चंगेज खां के बारे में और हिटलर के बारे में। ठीक है ना, इन्होंने भी इस तरह के बड़े जुल्मों सितम किए थे। तो लेकिन अब जो है इसराइल की जो ब्लड थ्रस्टी लीडरशिप है ना, जो कि सिर्फ एक एक ही डेमोक्रेसी है मिडल ईस्ट के अंदर, सिर्फ एक ही डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, इस लिस्ट में ऐड कर लो, एडिड दिस ग्रिम लिस्ट, इस लिस्ट में ऐड कर लो जहां पर क्या है, जो जिन्होंने कत्लो गारत की हैं, तो उस लिस्ट में इसराइल की लीडरशिप को भी शामिल कर लो। और फिर एंड पे वही बातें रह जाती हैं कि हिस्ट्री तुम्हें नहीं भूलेगी, हिस्ट्री विल नॉट फॉरगेट स्क्रीम्स ऑफ डाइंग फलस्तीनियन इन चिल्ड्रन, कि फलस्तीन के जो मरते हुए बच्चों की चीखें थी उनको हिस्ट्री कभी नहीं भूलेगी। एंड शुड नॉट फॉरगिव दोज, और उनको कभी नहीं माफ करेगी जिन्होंने ये काम किया है या इस काम करने में मदद की है। तो ये जी हिस्ट्री में बस लिखने के लिए लिख लेंगे हम लोग, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जनाब अली ये था आपका पहला एडिटोरियल। सेकंड एडिटोरियल में आ जाते हैं जी अपना ला टैक्स कलेक्शन। इसके अंदर वो बात करेगा कि सॉरी लो टैक्स कलेक्शन के, जो टैक्स की कलेक्शन हो रही है वो बड़ी कम हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए एफबीआर कोई ना तरीके इस्तेमाल करना चाहता है कि कोई ऐसे काम करूं कि जो टैक्स की कलेक्शन है ये क्या हो जाए, बढ़ जाए। और उसके लिए वो तरीके जो हैं मुख्तलिफ किस्म के अप्लाई करेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। ये फिट कहाँ पर होने जा रहा है, इकोनॉमी के अंदर आपका फिट होने जा रहा है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर फिट होने जा रहा है। सीधा तो आपका मेन टॉपिक होगा इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर एक है कि अगर आपने इकोनॉमी को बेहतर करना है तो आप टैक्स कलेक्शन करो। ठीक है ना, तो लो टैक्स नेट उसकी बात होगी, पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया उसकी बात होगी, एफबीआर क्या क्या प्लान है और उनको कैसे वो अचीव करेगा उसकी बात होगी, मेन प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की उसकी बात होगी, और आईएमएफ एंड टैक्स नेट इन दोनों की बात होगी कि आईएमएफ ने क्या कहा है एफबीआर को और इन दोनों की आपस में क्या बातचीत हुई है टैक्स के हवाले से, किसके ऊपर लगाना है किसके ऊपर नहीं लगाना। तो आपको अभी जो करंट सिनेरियो ना वो इकोनॉमी का, वो इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। कहते हैं एफबीआर ने प्लान किया है कि वो ऐड करेगा 1.5 मिलियन नए टैक्स पेयर, 15 लाख। एक दफ़ा एक ओपिनियन एडिटोरियल के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि ये 15 लाख मिसिंग है, तो इन्होंने प्लान किया कि इनको हम किसी ना किसी तरीके से टैक्स पेयर की लिस्ट में ऐड कर लें, और टैक्स फाइलर बाय द एंड ऑफ दिस फिजिकल ईयर, इस साल के एंड तक। ठीक है ना, तो कहता है ये मुझे रियलिस्टिक नहीं लगता, इस साल के एंड तक जो है ये कभी भी नहीं कर सकेंगे। फिजिकल ईयर एंड जो होता है ना बेसिकली वो जून में होता है, और यकम जुलाई से हमारा नया साल शुरू होता है। तो आप ये ना समझ लेना कि ये एक महीना, ये फिजिकल ईयर की बात हो रही है, फिजिकल ईयर पाकिस्तान में यकम जुलाई से शुरू होता है। तो कहता है 1.5 मिलियन जो टैक्स पेयर है उनको ऐड करने की स्कीम लगा रहा है एफबीआर, ताकि हमारा टैक्स जो है ना बढ़ जाए। दूसरी तरफ वो कहता है कि अगर ये इनको ऐड भी कर लेते हैं ना टैक्स टू, तो फिर भी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो तकरीबन लेस देन 5% होगी, और हमें तकरीबन चाहिए 15 to 20%। ठीक है ना, और ये कितनी होगी, लेस देन 9% होगी। फिर भी अगर इनको ऐड भी कर लेता है तो फिर भी हमारा काम नहीं चलने वाला। फिर आगे वो कहता है कि पिछले साल क्या हुआ था, जो टैक्स फाइलर थे ना वो बढ़े थे 3.3 मिलियन से 4.8 मिलियन। अब आपको समझ आ गया होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स फाइलर कितने हैं। 4.8 मिलियन पाकिस्तान में टोटल टैक्स फाइलर हैं जिन्होंने अपने असासे ज़ाहिर किए हुए हैं, और वैसे हमारी आबादी कितनी है, 225 मिलियन है, और 4.8 मिलियन सिर्फ वो हैं जो, नो डाउट के यहाँ पर सारे छोटे बच्चों पर तो नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, 4.8 मिलियन वो हैं जिन्होंने अपने टैक्स फाइलर किए हुए हैं। कहते हैं कि हाउएवर मोस्ट डिड नॉट शो टैक्सेबल, इनमें से भी जिन्होंने टैक्स फाइलर शो अपना टैक्स फाइलर बने हुए हैं उन्होंने भी वो वाली जिनके ऊपर टैक्स लगता है इनकम वो शो नहीं करवाई।
और सिर्फ इसलिए टैक्स फाइलर बने हैं, सिर्फ वो अपने रिटर्न जो है ना फालतू रिटर्न करते हैं, क्यों? ताकि जो बड़ा लंबा चौड़ा सा टैक्स लगता है ना नॉन फाइलर के ऊपर, उससे बचा जा सके। तो ऐसी कुछ चीजें जिनके ऊपर टैक्स लगता है उन्होंने वो भी शो नहीं कराई, किन्होंने? जो टैक्स फाइलर हैं। और यहाँ पर ये बड़ी ही प्यारी बात है, वो फिर वही सीधी आपके पेपर में जाकर फिट होती है, अगर आपके आइडियाज मैच्योर करती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो एक ये इसने हाईलाइट की है, कहता है लो टैक्स कलेक्शन, लो टैक्स कलेक्शन इज एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान डीपनिंग फिस्कल वॉइस। वॉइस कहते हैं यानी कि मातम रोना प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। कौन सी चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे मेन है? लो टैक्स कलेक्शन इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान डीपनिंग फिस्कल वॉज विद द प्लस एक ये है, ठीक है। एक तो ये हो गई कि टैक्स कलेक्शन बड़ा लो है, ठीक है। और दूसरी क्या हो गई? विद द ऑलरेडी मैसिव डेब्ट अकोमुलेटिंग फर्दर विच इज पासिंग। और दूसरा है कर्जा। अब आपको समझ आ गई। अब आप सीधा सीधा इकोनॉमी में ये दो चीजें अपने पॉइंट्स जहन में रखने हैं, फिट रखने हैं, जहां भी इकोनॉमी की बात हो, प्रॉब्लम्स की, तो आपने कहना जनाब लो टैक्स कलेक्शन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। नंबर 2 पे आपने कहना है डेब्ट। ये डेब्ट जो है वो एक तो प्रॉब्लम है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है फर्दर। ये क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है हर साल के साथ। तो एक ये बड़ा सरपीट है, क्योंकि इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये अब आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम की दो पॉइंट्स लिख के रख लें अपने पास कि ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। बाकी जितनी मर्जी डालते रहें, ठीक है ना। ये सीधी क्लिक करती है, ठीक हो गया जी। इसलिए मैंने इनको रेड भी कर दिया था। आगे आ जाए। आगे वो कहता है एफबीआर जो है वो क्लेम करती है कि ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। अब इसका सोल्यूशन देख लें जी। लो टैक्स कलेक्शन है तो सोल्यूशन क्या होगा? आप टैक्स बेस बढ़ाएं इसको, यही इसका सोल्यूशन है। तो क्लेम कर रही है कि अगर हम ब्रॉडनिंग करते हैं टैक्स बेस को, तो इस टू ब्रिंग द अंडरपेड अंडर टैक्स्ड एंड अनटैक्स सेगमेंट्स इनटू द नेट टू बूस्ट द टैक्स टू जीडीपी दिस फॉर मैनी डिकेड्स। कह रहा है कि जो एफबीआर ने ये बड़े सालों से, बल्कि डिकेड्स कहते हैं 10 साल को, तो कई सालों से कोशिश कर रहा है कि अपना जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाए। किस तरह से बढ़ाए? कि वो वाले जो अनटैक्स और अनटैक्सड सेगमेंट्स हैं, ठीक है ना, इनटू द नेट टू बूस्ट उनको लेके। सेगमेंट से मुराद है पूरे पूरे जैसे रिटेलर्स हैं, इसकी तरह अपना, यानी कि बंदों की बात नहीं हो रही, पूरे पूरे सेगमेंट्स की बात हो रही है, फैक्ट्रियों की बात हो रही है, किसी पूरे शोबे की बात हो रही है। जैसे रिटेलर्स को ले आए, फिर वो जो होते हैं यार ये वाले आपके, क्या इनको बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, ये वाले रियल एस्टेट वाले हो गए, उनको ले आए। तो इस तरह से कहते हैं पूरे पूरे सेगमेंट्स वगैरह जब तक नहीं लेके आते टैक्स नेट के अंदर, तब तक जो है पाकिस्तान जो है उसका जो है इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी। और एफबीआर बड़े सालों से कोशिश कर रहा है, मगर येट नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट सिविल और मिलिट्री, सिविल हो या मिलिट्री, हैज मैनेज द अकॉम्प्लिश दिस फीट। कोई भी इसको अकॉम्प्लिश नहीं कर सकती, बेशक वो सिविल हो या डिक्टेटरशिप लगी हो। तो ये काम कोई भी नहीं कर सकी कि जी टैक्स टू जीडीपी की रेशियो 15 to 20% वो हासिल कर सकती। और भी उससे कंपेयर करता है बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ, और कहता है कि उन्होंने अपना जो सक्सेसफुली रेज देयर टैक्स कलेक्शन, उन्होंने अपना जो टैक्स कलेक्शन है उसको सक्सेसफुली रेज किया है। यहाँ पर मैं एक और अपने से चीज ऐड कर दूं कि जो आईएमएफ था ना, आईएमएफ ने इनको पाकिस्तान को बड़ी दफा कहा है कि जनाब जो पुअर लोग हैं उनको आप लोग माफी दे दें, और जो रिच लीड क्लास है उसके ऊपर टैक्स लगाएं, अपनी पॉलिसी को बदलें, ठीक है। लेकिन हम इतने पाकिस्तानी अच्छे हैं, पाकिस्तान के एफबीआर और पॉलिसी मेकर, वो ऐसे ये तो इनके हाथ ही ना आते रिच वाले, तो ये फिर पुअर को रगड़ते हैं। जो इनके हाथ में पहले से लगे हुए हैं ना उनके ऊपर ये टैक्स बढ़ाते हैं। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान का जो टैक्स बेस है ना तो बढ़ता है और ना फायदा होता है। जो अमीर अमीर हो जाता है तो गरीब गरीब हो जाता है। आगे आ जाए। कहता है लैक ऑफ रियल प्रोग्रेस ऑन ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस हैज प्रमोटेड द अथॉरिटीज टू इम्पेज एडिशनल टैक्सेशन ऑन कैप्टिव टैक्स बेस। वही बात जो मैंने यहाँ पर कर दी वही बात इसने भी कर दी। इसने क्या है कि प्रोग्रेस तो हम एक ये कर नहीं सकते एफबीआर वाले के टैक्स बेस को बढ़ाएं, तो फिर ये क्या करते हैं, जो पहले से इनके हाथ में बंदे फंसे हुए हैं ना कैप्टिव टैक्स पेयर्स, उन्हीं के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। जैसे सैलरी पर्सन जो है, सैलरी क्लास है, उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जो है उनके ऊपर टैक्स लगा देंगे। यानी कि अब जैसे कोई यूट्यूब पे काम कर रहा है, जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, या कोई और काम कर रहा है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर को काम कर रहा है, तो इन लोगों के ऊपर ये टैक्स बढ़ा देंगे। क्लास जो सैलरीज वाले हैं इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे। तो ये जो जब क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इनके हाथ में दूसरे तो आते नहीं है, तो फिर इन्हीं के ऊपर ये क्या कर देते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। टू मीटिंग
फॉर मीटिंग बजट टारगेट्स ईयर आफ्टर ईयर, बस बजट टारगेट पूरा करने के लिए हर साल ये इनके पास एक टूल है। ठीक हो गया जी। आगे, इट हैज प्रूव्ड, कहता है ये प्रूव करता है कि मेजर इंसेंटिव्स फॉर नॉन कंप्लेंट इंडिविजुअल टू रिमेन आउट ऑफ द टैक्स नेट। तो कहता है इससे पता चलता है कि जो वो लोग जो हैं, जो जिन्होंने यानी कि वो क्या करते हैं, वो फायदा हासिल कर देते हैं, जो जो के टैक्स फाइलर नहीं है, नॉन टैक्स फाइलर जो हैं वो फायदा हासिल कर रहे हैं, क्योंकि वो पकड़े तो इनसे जाते नहीं है, तो इन्हीं के ऊपर टैक्स लगा लेते हैं, तो ये बंदे जो होते हैं ये फिर फायदा हासिल करी जाते हैं। अब कहता है ड्यूरिंग टॉक्स विद आईएमएफ मिशन, आईएमएफ के साथ जो मिशन के साथ इनकी बातें हुई हैं, उसमें एफबीआर ने क्या किया, एक अपना प्लान, बैकअप प्लान जो है वो उनके साथ डिस्कस किया है, जिसमें इसने कहा कि हम रिटेलर सेक्टर के ऊपर जो है, रिटेलर सेक्टर के ऊपर जनवरी से क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे इन अ केस ऑफ पोटेंशियल शॉर्टफॉल। अब पाकिस्तान को चाहिए कितना, 9.4 ट्रिलियन चाहिए, 9.4 ट्रिलियन चाहिए नया जुलाई आने से पहले पहले, क्योंकि तब जब बजट अनाउंस करना है ना हमने, तो इतने पैसों का टारगेट हमने रखा होता है, तो ये 9.4 ट्रिलियन हमने हासिल करना है टारगेट, इसके मुताबिक हमने अपना बजट बताना है। तो अगर ये एफबीआर इतने पैसे नहीं कलेक्ट कर पाता, तो फिर क्या करेंगे, जो रिटेलर सेक्टर है उसके ऊपर जनवरी से ये क्या कर देंगे, टैक्स लगा देंगे, और अगर गैप जो है ये यानी कि ज्यादा पैसों का गैप हुआ, तो फिर क्या करेंगे, टैक्स भी ज्यादा लगा देंगे, और रियल स्टेट के ऊपर भी, रियल स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी लगा देंगे। तो रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं ये, और रियल एस्टेट के ऊपर लगाने जा रहे हैं। ठीक होगा, ये दो जो इंटेंटिटीज हैं इसके ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, और टैक्स का रेट क्या लगाएंगे, जितने पैसों की जरूरत है उसके हिसाब से लगा देंगे। ये है इनकी अकल। आगे वो कहता है कि एफबीआर इट सेल्फ रियलाइज दैट, एफबीआर ने कहता है अब ये रिलाई कर ली है कि वो बूस्ट नहीं कर सकता टैक्स रेवेन्यूज को बगैर क्या किए अनटैक्सड एंड अंडर टैक्सड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, जब तक सेगमेंट्स को वो क्या करेगा, टैक्स नेट के अंदर नहीं लेके आएगा, जैसे रियल स्टेट है, रिटेलर्स हैं, पूरे पूरे सेगमेंट्स को टैक्स नेट के अंदर नहीं ले आएगा, तब तक वो बूस्ट नहीं कर सकता टैक्स अपना। देयर इज लिटिल होप ऑफ बूस्टिंग द टैक्स टू जीडीपी रेशियो विदाउट हैविंग क्या, रिटेलर, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस एंड एग्रीकल्चर, इन तीनों को जब तक ये लेके नहीं आएंगे इसके अंदर टैक्स नेट के अंदर, तब तक कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि क्या होगा, कि टैक्स जो है ना हमारा वो बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन हमारी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बड़ी अहम पॉइंट्स मिल गए कि इकोनॉमी को प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का हल क्या है, कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जाए। अब टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ानी है, ये नहीं करना जिस तरह से सैलरी पर्सन के ऊपर लगा दो, आम बंदे के ऊपर लगा दो, उससे नहीं काम चलने वाला। जो सेगमेंट्स पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं। एग्रीकल्चर देखें ना, कई लैंडलॉर्ड्स हैं, जागीरदार हैं, उनकी हजारों एकड़ की जमीन है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा सकते हैं। रियल एस्टेट बड़ा पैसा कमा रहे हैं, रिटेलर्स बड़े बड़े हैं, वो उनके ऊपर आप टैक्स लगाएं, तो ठीक है ना। ये इस तरह के जो है वो काम होने चाहिए, तो इससे आपका अब ऐसे में ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। नंबर थर्ड जी, लिटिल ट्रेजेडीज। ये पढ़ के मुझे भी थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन क्या है कि पेपर का हिस्सा है, तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट। इसमें ना वो कहता है कि एक छोटी सी ट्रेजेडीज जो होती है ना वो बड़ी बड़ी भी बन जाती हैं बाद में। तो बात करता है रावलपिंडी की एक स्टोरी की, और यहाँ पर वो एक बड़ी अच्छी बात हाईलाइट करता है, बड़ी यानी कि आपको ना तस्वीर का दूसरा रुख दिखवाता है। हमेशा से ये कहा गया कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, देखें ना आप यही पढ़ेंगे ना, हमेशा आप कहेंगे हाँ बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल यही होना चाहिए, वुमेन को काम करना चाहिए, वुमेन को काम करना चाहिए, वुमेन को जाना चाहिए बाहर, वो काम करे, पैसे कमाए, इंडिपेंडेंट हो, जो भी ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं। तो ये एक एस्पेक्ट है, तो हर बंदा कहता है यस, और जो भी सिविल सर्वेंट बनते हैं उनको यस ही कहना पड़ता है। अगर वो नो कहेंगे तो फिर क्या होगा, उनको कहेंगे जी कंजर्वेटिव जेन के बंदा है ये, इसका जो ब्रेन है ये क्लोज माइंडेड बंदा है, यही बात उसको कही जाती है ना। इसकी सोच जो है पुरानी है, क्लासिकल सोच का मालिक है, वुमेन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड है, वुमेन जाए बाहर काम करे, ठीक है जी मान लिया। लेकिन आज इस ओपिनियन एडिटोरियल के बाद आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी नजर आएगा कि क्यों नहीं जाना चाहिए वुमन को बाहर। ठीक है, अदर साइड ऑफ पिक्चर आपको लगेगी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, वो भी नजर आएगा। चलें शुरू करते हैं। कहता है कि रावलपिंडी में एक बाप आता है काम से वापस हफ्ते वाले दिन, हफ्ते की शाम को, और वो सोचता यही है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं घर जाऊंगा तो वो मुझे मिलेंगे, हम लोग खेलेंगे। जिनमें से 2 लड़कियां थीं और एक लड़का था, जिनकी उम्र 7 से लेकर 2 साल तक की थी। लेकिन क्या होता है कि वो उनकी डेड बॉडीज को पाता है कहाँ पर, ट्रंक के अंदर, संदूक के अंदर। मदर जो है वो भी क्या की, वो भी काम पर गई हुई थी। अब होता इसमें क्या है, स्टोरी ये है जनाबी अली, कि 3 बच्चे हैं, बाप भी काम पर गया हुआ है, माँ भी काम पर गया हुआ, मजबूरी से गई है माँ, ये शौक से गई है,
ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन एडिटोरियल वाले ने मजबूरी ही ज़ाहिर की है, क्योंकि आज इतनी महंगाई हो गई है, एक बंदे के काम करने से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं, औरतें मजबूरी के साथ वो भी काम पर जाती हैं। तो दोनों माँ बाप चले गए, पीछे 3 बच्चे घर में अकेले हैं। अब वो आपस में खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो ट्रंक के अंदर छुप जाते हैं। ऊपर से ट्रंक का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसके अंदर वो उनका साँस घुट जाता है और वो तीनों की डेथ हो जाती है। ठीक हो गया? अब वो आगे आता है। अब वो कहता है कि हमारे सियासतदान और पॉलिसी मेकर्स लव टू टॉक, बड़ा उनको अच्छा लगता है। जैसे हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट यही बोलते हैं। इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स बढ़ाओ। But what about creating the conditions that will enable them to do so with putting their children lives as well as being at stake? अब इस जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद अब बच्चों की जिंदगी जो है उसका जिम्मेदार कौन हुआ? अगर माँ घर पर होती तो क्या चांसेस थे ना? अब माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था, तो वो तीनों की डेथ होगी। तो ये जो है ना, इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स नारा लगाई जाते हैं, सारे लगाई जाते हैं, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं बच्चों के ऊपर, अब जिन माँ बाप के बच्चे दोनों काम करते हैं उनके बच्चों के अंदर फीलिंग्स बहुत कम होती हैं, एंड दैट इज, आप कह सकते हैं कि ये फीलिंग लेस हो जाते हैं बात, तो क्योंकि वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते अपने वालदैन के साथ। तो ये उसने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई है कि आप तो नारे तो लगा रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी के बारे में, फिर वो सजेशंस देता है। कहता है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या करें, इंसेंटिव्स विद टैक्स बेनिफिट्स दें। मॉनिटर चिल्ड्रन केयर सर्विसेज, जो चिल्ड्रन केयर सर्विसेज है ना, जैसे चाइल्ड हाउस बने, केयर केयर सेंटर जिनको हम बोलते हैं, यहाँ पर वालिदैन क्या करते हैं, सुबह के टाइम अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाते हैं और शाम को ड्यूटी के बाद वापस ले जाते हैं। ठीक हो गया? और वहाँ पर भी केयर सेंटर में भी हमने देखा है जो लोग उन बच्चों की केयर करते हैं वो भी साइकोलॉजिकल हो जाते हैं और वो बच्चों पर कितना जुल्म कर रहे होते हैं, वो भी आपने कई वीडियोस देखी होंगी। बहरहाल वो कहता है कि ठीक है जी, ये काम कर लो। दूसरा काम क्या कर लो कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स है ना उनके एक्सटेंड हावर्स कर दो। यहाँ पर मुझे बड़ा दुख हुआ ये पढ़ सुनकर कि जनाब इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ पर पढ़ाना मकसद नहीं है, बस बच्चों को रोकना मकसद है। यही कहना चाहता है ना कि वहाँ पर आप एक्सटेंड हावर्स कर दो टू कीप चिल्ड्रन अंडर देयर सुपरविजन फॉर लॉन्गर। यहाँ पर स्टडी पर्पस नहीं है, बस ये है कि आप उनको ज्यादा टाइम के लिए स्कूल में रोक लो ताकि उनके माँ बाप जो है वो काम पर गए हुए हैं और जब वापस आ जाएंगे तो वो अपने बच्चे ले लेंगे। ये दो ये सजेशन देते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और रिगार्डिंग दिस, देखिए वर्क फोर्स, और मैं समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी घर में औरतों की होती है ना उतनी मर्दों की नहीं होती। मर्दों की तो 8 घंटे बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन इनकी 24/7 होती है और ये ज्यादा काम करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि घर से बाहर जाकर पैसे कमाकर ही काम किया जाए, तो वही काम होता है जिनके घर में ये जितना काम कर रही होती हैं, मर्द की जो सैलरी है उसका ये 3 गुना कर रही होती हैं। लेकिन बात समझने की है, और इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है नेक्स्ट जनरेशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो बच्चा जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो हमारी कैसी होगी। बहरहाल इन इन ख्यालात को हम कहते हैं क्लासिकल ख्यालात, शॉर्ट माइंडेड, छोटे जहन के ख्यालात। तो बहरहाल ये जी आपको रिजल्ट्स एक ये भी नजर आया है कि जब दोनों काम पे होंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। आगे आ जाएंगी ओपिनियंस। अब हम डिस्कस करेंगे ओपिनियंस। ओपिनियंस में जो पहला है वो है वैल्यूइंग माइग्रेंट्स। ये बात करेगा माइग्रेशन जो हो रही है ना उसकी, अफगान माइग्रेंट्स की। फिर ये पहले कंडीशंस बताएगा आपको अफगानिस्तान में क्या है, फिर उसके बाद माइग्रेंट्स को वहां पर थ्रेट क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान, थ्रेट फॉर पाकिस्तान। माइग्रेंट्स के कोई थ्रेट हैं पाकिस्तान को? वो कहता है आप लोग इनको धक्का नका के बाहर निकाल रहे हो तो क्या थ्रेट है, कोई थ्रेट? वो देखता है और बाद में कहता है कोई थ्रेट नहीं है, आप गलत कर रहे हो। और पाकिस्तानियों के व्यूज, जैसे सिंधी हैं, कराची हैं, बलोची हैं, उनके व्यूज भी बताता है कि उनके क्या व्यूज हैं। वो क्या चाहते हैं कि ये चले जाएं या यहाँ पर ही स्टे करें। तो इन सारी चीजों को ये इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, डिस्कस करता है। तो चलें जी, इसको मैं जल्दी जल्दी देखता हूँ इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके लिए भी। और ये सबसे बेहतरीन जो है इसमें आपका ओपिनियन बिल्ड होगा। आपने डिफरेंट ओपिनियंस देखे जिसके अंदर जो है बताया गया कि जो ये काम हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। कोई कहता है गलत हो रहा है, कोई कहता है सही हो रहा है। तो आप दोनों को सुने और उसके बाद अपना ओपिनियन बिल्ड करें। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, दे कैन क्वेश्चन अबाउट इट,
पेपर में पूछ सकता है कि ये जो पॉलिसी है इससे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में क्या पाकिस्तान को कोई फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि जनाब अली ये मैंने यही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि इस पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को फायदा होने वाला है तो आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को फायदा होने वाला है, एंड दैट इज द करंट अफेयर पेपर, दैट इज आल्सो आस्क्ड इन पाकिस्तान अफेयर्स पेपर। और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे के अंदर भी किसी ना किसी पर्सपेक्टिव के अंदर। तो चलें जी, इसके अंदर ये क्या डिस्कस करते हैं भाई, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि अफगानिस्तान जो है ना, मैंने अफगानिस्तान में कई साल तक काम किया है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी काम किया है। लेकिन जब मैंने अफगानिस्तान में काम किया तो वहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया कि मॉडर्निटी नहीं है, ठीक है ना, और लोग जो हैं वो गरीब हैं। और उसके बाद वो लॉन्ग पुअर इसको डिस्कस करता है कि अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, और क्यों गरीब मुल्क है उसको वो एक्सप्लेन करता है। कहता है डिकेड्स ऑफ वार हैं, कई सालों से वहाँ पर जंग लगी हुई है। इसके अलावा कहता है अब जो है वहाँ पर फॉरेन इकोनॉमिक एंड इंटरनल बैंड्स के उन अफगानिस्तान के ऊपर जो फॉरेन इकोनॉमीज है उन्होंने बैन लगाया हुआ है, और इसके अलावा जो इंटरनल बैंड्स भी लगे हुए हैं उसकी वजह से इकोनॉमी बड़ी डिस्टर्ब है। फॉरेन बैंड से मुराद ये है उसका कि अमेरिका ने और कई कंट्रीज, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज ने अभी तक अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और जब एक्सेप्ट नहीं किया तो अफगानिस्तान के तकरीबन आई थिंक सो 7.7 या 7 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो हैं वो फ्रीज किए हुए हैं अमेरिकन अकाउंट के अंदर, वो इनको नहीं दिए गए अफगानियों को। डिजिट मुझे भूल गया शायद, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन फ्रीज किए हुए हैं। जिस तरह से अब पाबंदियां नहीं ईरान के ऊपर लगाई हुई, समझ लें इनके ऊपर भी पाबंदियां ही लगाई हुई हैं। तो इस वजह से इनकी इकोनॉमी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है। और तालिबान के आने से पहले 90% जो बजट था अफगानिस्तान का वो फॉरेन एड से बनता था, ठीक है, बाहर से पैसा आता था, जैसे अमेरिका देता था या ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पैसा आता था, उससे ये बजट बन रहा था। तो जब अमेरिका चला गया तो ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसा लाना भी बंद कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं वुमेन राइट्स की बात करती हैं, ये मानते नहीं है, जब ये मानते नहीं है तो वो पैसा नहीं देते। तो अब वो कहता है ये अपनी इकोनॉमी को खुद से कैसे चला रहे हैं, थोड़े बहुत इनके पास पैसे हैं उन्हीं से चला रहे हैं, जो कि सही नहीं चल रही। आगे वो कहता है कि इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि कुछ नेचुरल जैसे ड्राफ्ट्स हैं, यानी कि कहत पड़ जाता है। फिर इसके अलावा पीछे जलजिला आया है वो, और 2/3 ऑफ गांस जो है वो नीड एड, 2/3 जो है यानी कि 66% ऑफ गांस जो है उनको क्या है जरूरत है एड की। और हाफ ऑफ देम अर्जेंटली, और उनमें से आधे ऐसे हैं जिनको अर्जेंट नीड है, फूड का मसला है, मेडिसिन का मसला है, वाटर का मसला है, वाटर बहुत कम है। और वुमेन की अगर बात की जाए और बहुत सारे औरतों की बात की जाए तो वो क्या है, उनको अब्यूज भी किया जाता है, यानी कि उनके राइट्स की वायलेशन भी वहां पर हो रही है। तो कहता है इस तरह की सूरत हाल में अगर आप इन इनोसेंट पाकिस्तान में जो अफगानी रह रहे हैं कई डिकेड से, उनको आप अगर इस सूरत हाल में अफगानिस्तान भेजते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये आपने कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। फिर वो कहता है कि आवर लॉजिक इज बैड, हमारी जो लॉजिक है ना वो गलत है। कहता है लीगली भी गलत है, मोरली भी गलत है, इकोनॉमिकली भी गलत है, और पॉलिटिकली भी गलत है। इन तीनों चारों पर्सपेक्टिव में कहता है अगर मैं इसको देख लूं लीगली, मोरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो मेरे ख्याल में हमारी जो लॉजिक है ना जिसके तहत हम कहते हैं कि इनको वापस जाना चाहिए वो क्या है, बैड है, बुरी है। और फिर वो क्या कहता है कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो इलीगल हैं बस हम जैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जो इलीगल हैं हम सिर्फ उनको कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। फिर वो आगे कहता है कि इलीगल क्या 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 मतलब होता है जी, ठीक है ना। रिफ्यूजी कहता है ग्लोबली जो रिफ्यूजी हैं, जो ग्लोबली रिफ्यूजी होते हैं क्रॉस बॉर्डर विदाउट वीजा से, पूरी दुनिया में जब भी जो रिफ्यूजी होता है जब वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो बगैर वीजे के ही क्रॉस करता है। और यही जो रिफ्यूजी अगर आप इसको कहते हैं कि बट होस्ट स्टेट्स, जो होस्ट स्टेट होती है वो क्या करती है उनको रिफ्यूजी पेपर इशू कर देती है। तो कहता है जो अफगानी हैं वो भी तो पैदल ही पाकिस्तान में आए थे, इनके पास कोई वीजा नहीं था। तो इलीगली है जस्ट ये कि आप उनको क्या कर दें, उनको आप पेपर ना दें, आप उनको पेपर दे दें, रिफ्यूजी पेपर दे दें और उनको यहाँ पर रहने दें। बात क्या है, सिर्फ ये है कि पेपर की बात है ना, तो वो यहाँ पर आए थे, आप उनको रिफ्यूजी पेपर दें और उनको यहाँ पर स्टे करने दें। ना कि ये है कि आप उनके ऊपर टेररिस्ट का ठप्पा लगा के उनको क्या कर दें, यहाँ से वापस भेज दें। आगे जी,
कहता है कि ये ऐसे ही है जैसे कि ठीक है, कहता है कि कुछ ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिसके अंदर अफगानी शामिल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो अफगानी यहाँ पर डिकेड से रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इसके अंदर शामिल है। कहता है ये तो फिर उसी तरह हो गया ना कलेक्टिव पनिशमेंट, कि आप सबको कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं कि गलती एक ही है तो सबको सजा दे दो। जिस तरह कहता है क्या हो रहा है, जिस तरह से फलस्तीनियों को सजा मिल रही है कि हमास ने ठीक है इसराइल के ऊपर अटैक किया, लेकिन अब इसराइल क्या कर रहा है, सब बच्चों को औरतों को सबको सजा दे रहा है, जो इसके अंदर हमास का जिनके साथ तल्लक भी नहीं है उन सबको वो अटैक का जुल्म कर रहा है। तो कलेक्टिव पनिशमेंट वो दे रहा है, तो आप भी तो कहता है कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं ना सबको, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आगे वो कहता है कि सम से द रिफ्यूजीज आर एन इकोनॉमिक बर्डन, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रिफ्यूजी होते हैं वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक बर्डन होते हैं, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होते हैं। तो ये वाकई बात सही है, कुछ लोग यही कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब जो रिफ्यूजी आपके मुल्क में आते हैं तो आपके मुल्क के रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है ये आप लोग, कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं क्या कहता हूँ, कहता है ग्लोबल स्टडीज ये कहती हैं कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाना खाते नहीं हैं बल्कि काम भी करते हैं हाथों से, और अपनी स्किल्स को भी अप्लाई करते हैं और पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, मनी भी अपनी इन्वेस्ट करते हैं। कौन? जो आते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। फिर वो 1980 की एग्जांपल देता है कि क्या 1980 के अंदर 3 मिलियन अफगानी जो है वो यहाँ पर सेटल हुए थे। तो कहता है उनमें से मिलियन जो हैं, however the increase in our women numbers fat out which pays them millions of, कहता है कि 1980 के अंदर कितने, तो 3 मिलियन अफगानी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुए थे। यहाँ पर मैं वैसे इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ इसकी इस लॉजिक से। उसने यहाँ पर ये कहा है कि हमारे अपने पाकिस्तानी जो हैं वो मिलियंस के हिसाब से क्या हुआ है, दूसरे अब्रोड कंट्री के चले गए हैं, वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। तो पीछे क्या है कि एक गैप पैदा हो गया काम करने वालों का, तो इन लोगों ने वो गैप जो है वो आपका पूरा कर दिया, तो आपकी इकोनॉमी को सहारा दिया। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि आपने तो पहले ही 225 मिलियन है जिसमें से आधे से ज़्यादा वेले बैठे हुए हैं। तो अगर हमारे में से कुछ चले भी जाते हैं तो अभी पाकिस्तान में बड़े वेले बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमें गैप तो यहाँ पर है ही नहीं, हमारे पास तो काम ही नहीं है करने के लिए, लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये सूरत हाल होती है, लेकिन इसका अपना पर्सपेक्टिव है। तो ये कहता है कि इसके अलावा जो यूएनओ है वो हमें मिलियंस ऑफ रुपीस के जो रिफ्यूजी एड भी देता है मिलियंस के हिसाब से, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, ताकि हम क्या कर सकें, इनको सप्लाई दे सके और अपने हेल्पिंग आवर सप्लायर्स एंड स्टाफ टू। ठीक है वो देता है एड, लेकिन वो एड भी तो कौन खा जाता है, वो एड भी इन लोगों तक पहुंचती है? वो एड भी ये जो आपके सियासतदान है वो खा लेते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस को दी जाती है। और ऑर्गेनाइजेशंस भी जो एड है वो जिस तरीके से लगाती हैं, यू नो बेटर। ठीक है ना? फिर वो आगे आ जाता है, कहता है कि मैनी सिंधीज, बहुत सारे सिंधी और बलोची जो हैं वो इस वो क्या है, इन माइग्रेंट से क्या है, उनको डर है इन माइग्रेंट से। क्यों? कहता है कि बहुत सारे सिंधी और बलोची ये सोचते हैं कि इंटरनल या फिर जो फॉरेन है मे मेक देम मिनोरिटीज एट होम, कि इनके आने से इनकी अपनी आबादी कम हो जाएगी सिंधियों की और बलोचियों की, और इनको अपने ही घर में वो मिनोरिटी बना देंगे। जिस तरह से लाइक द पैलेस्टीनियन एंड द नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन, जिस तरह से अमेरिका के अंदर कालों के बारे में सोचा जाता था कि चिट्टे ये सोचते थे कि ये जो काले हैं ये जहाँ पर आ जाएंगे तो हम मिनोरिटी में हो जाएंगे, तो उनको रूल्स नहीं मिलते थे। इसी तरह इसराइल वाले फ़लस्तीनियों के बारे में सोचते हैं कि इनकी आबादी बढ़ गई तो हम मिनोरिटीज़ में हो जाएंगे, वो उनके ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं। तो यही सोच किनकी है? बलूचियों की और सिंधियों की है, कि जनाब अली ये अगर यहाँ पर आए रहेंगे तो हम मिनोरिटीज़ में चले जाएंगे। तो क्या इस सोच के बारे में वो कहता है कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी सोच बिल्कुल भी गलत है। और अगर आप लोग देखें ना कि आर्मी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर और बिजनेस के अंदर तो आप लोग ही हैं, ये लोग तो नहीं हैं। और फिर वो सेंसस डाटे की बात करता है कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कितनी हुई है, 5% एंड 2.5%, यानी कि सिंध के अंदर जो 5% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और बलूचिस्तान के अंदर 2.5% हुई है, फ्रॉम 1951 टू 2023 इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। पंजाब के अंदर कहता है पंजाब में कम हुई है 7%, और सिंध के अंदर जो है खास तौर पर कराची के अंदर 3% से लेकर 8% तक जो है वो इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। और फिर वो कहता है कि नेशनल 3 to 8% नेशनलिटी एंड 18% टू 36% इन सिंध। इतनी कहता है पॉपुलेशन आप लोगों की बढ़ रही है, तो फिर ये 3 मिलियन आकर आपको कैसे मिनोरिटी में शिफ्ट कर सकते हैं? वो कर ही नहीं सकते, आपकी अपनी पॉपुलेशन दिन ब दिन इतनी स्पीड से बढ़ रही है। आगे वो कहता है कि सिंधीज हैव सीन द मोस्ट चेंजेस, जो सिंधी है वो ज्यादातर चेंजेस वो फील करेंगे इनकी वजह से, मतलब कि उन्होंने फील की हैं। कहता है कि उनकी जो सिंध वालों की असम्बली है ना, वो फेडर रफली फ्रॉम
कहता है कि सिंध वालों ने कुछ चेंजेस महसूस किए हैं इस पॉपुलेशन की वजह से कि उनकी जो असेंबली है ना वहां पर उनकी जो सीटें हैं वो कम होती जा रही हैं। 90% थी 1947 में, फिर 80% होगी 97 में, फिर 68% होगी 2002 में, और तब से वो स्टेबल है। फिर वो कहता है कि कंट्रोवर्शियल स्टेट एडिड इनफ्लोज एंड लैंड अवार्डेड ब्रॉड डाउन, इसकी बात वो करता है। यानी कि वो इसके अंदर फिर मुहाजिर्स की बात करता है और पंजाब एलीट की बात करता है। वो ये कहता है कि जनाबी अली, ये जो लोग हैं ये कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, असल में तो आप लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर आपके जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर फर्टाइलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, और आप लोग ही जो है इंडस्ट्रियल क्लास जो है उसको आप लोगों ने ही डोमिनेट किया हुआ है, किसी और ने डोमिनेट नहीं किया हुआ। पंजाब में जो है इंडस्ट्रियल क्लास पंजाबियों की है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को जो है बिल्कुल ही इग्नोर करें कि आप लोग इनके आने होने की वजह से आप लोगों को कोई नुकसान पहुंच सकता है। फिर वो आगे बलोचों की बात करता है कि बलोचों ने ज़्यादातर सीटें जो हैं अपने प्रीवियस पोल्स के अंदर, ये समझ आई है कि जो ज़्यादातर सीटें थी बलूचिस्तान की वो बलोचों ने ही जीती हैं। और इसके अलावा कहता है कि बलोची मिलिटेंट जो हैं उन्होंने गरीब लोगों को मारा है, कुल किल पुअर माइग्रेंट्स ने मारा मारा है उनको, जिनके बलोचों ने मारा है उनको, किल पुअर माइग्रेंट्स को, गरीब माइग्रेंट्स को बलोचों ने मारा है, ठीक है ना। और जो है बाकी जो एरियाज हैं वहां पर तो ये बलोच आराम से रह रहे हैं। तो कहता है कि ये जो चीजें हैं ना ये आपके जहन में कि इनके आने से क्या होगा कि हमारी जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमारे बिजनेस पे डाका मार लेंगे, हमारे राइट्स की वायलेशन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जो हैं, आप लोगों को ये ना किसी भी फील्ड के अंदर आपकी एक तो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर आपकी ही सीटें, आप ही सीट इलेक्शन होते हैं तो आप ही सीटें जीतती हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर वो आगे क्या कहता है कि पंजाब के अंदर जो है जो इलेक्शंस हुए थे उसमें अबाउट 75% ऑफ वन बाय पंजाब सीट्स इन पंजाब। पख्तून में 87% केपी की में पख्तून ने जीते थे। 2018 की बात करता है, कहता है इलेक्शंस के अंदर भी अगर आप देखें तो ज़्यादा सीट आप ही ले रहे हैं। कहता है ऑल मेजोरिटी ग्रुप्स हैव स्टेबल सुप्रीम सुपरमैजॉरिटी एंड वुड नॉट सी। फिर वो आगे माइग्रेंट्स की बात करता है, यूएसए नेटिव पॉपुलेशन ऑफ यूएसए की, कि जो ये माइग्रेंट्स है ना ये कोई किसी किस्म की चेंज नहीं कर सकते आपके जो है ना। फिर दोबारा वही बात करता रिपीट करता है कि केपी के अंदर 52% हैं ये, यानी कि और 1.3 मिलियन जो लीगल अफगान हैं उनका जो है ये 1.3 मिलियन लीगल अफगान है, उनका 52% कहाँ पर रह रहा है, केपी के अंदर। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर ये 24% रह रहे हैं, पंजाब के अंदर ये 14% रह रहे हैं, और सिंध के अंदर ये कह रहे हैं 5% अकॉर्डिंग टू द यूएनओ सर्वे। यूएनओ सर्वे के मुताबिक इतने इतने परसेंट ये जो है आपके रह रहे हैं। तो बेसिकली वो बात यही करता है कि वी मस्ट नॉट सेंड माइग्रेंट्स टू अ फ्यूचर full of risk on account of our own unreal and distinct fears, कि हमें इनको वापस नहीं भेजना चाहिए। आपके जितने भी एतराज़ात हैं ना कि इकोनॉमिकली ये हमारे ऊपर बर्डन है वो भी मैंने बता दिया है, इसके अलावा लीगली भी मैंने बता दिया आप लोगों को, इसके अलावा आपके रिसोर्सेज को भी ये नहीं खाते। आपके जो भी फियर्स है ना वो बस फियर्स ही हैं, इनकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये 1.3 मिलियन है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी अपनी आबादी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा ये जो सोच है ना आपकी, इस सोच को आप लोग चेंज करें। तो ये था जी इसके अंदर। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ के अंदर बेसिकली वो क्लाइमेट क्राइसिस आपका मेन टॉपिक रहेगा, जहाँ पर ये ना जो हवा में गंदगी हो रही है ना, पोल्यूशन हो रही है, उसकी बात कर रहा है। तो मेन टॉपिक जो आपका क्लाइमेट, यानी कि लाहौर गंदा है, कराची गंदा है, दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है, तो क्या क्यों आ रहा है, काजेज अफेक्ट सॉल्यूशंस। तो ये पहले भी हम कर चुके हैं पिछले ओपिनियंस के अंदर, दोबारा से आ रहा है, तो आप साथ साथ इन टॉपिक्स को करते जाएं, यही आपके पेपर में आने वाले हैं। क्लाइमेट क्लासेस मेन टॉपिक होगा, एयर पोल्यूशन होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, काजेज की बात होगी, सॉल्यूशंस की बात होगी, मैंग्रोव्स की बात होगी इसके अंदर, और ब्लू कार्बन का कंसेप्ट क्या है उसकी बात होगी इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पेपर में फिट होने वाली चीजें हैं। अच्छा, कहता है आउट ऑफ ब्रीथ। कहता ये है कि बात ये है कि जो भी लोग इन गंदी जगहों पर रह रहे हैं खासकर लाहौर में, तो उनकी जो जिंदगी है वो 7 साल कम हो जाती है, अपनी जिंदगी के कई कीमती साल वो कम का हो जाते हैं। ये पीछे एक रिपोर्ट आई थी उसी से उधर से पकड़ के ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं, थोड़ी सी एलैबोरेशन दे देते हैं। तो आउट ऑफ ब्रीथ में इसने यही कहा है कि जो आप लाइफ स्पैन, उस रिपोर्ट में यही है कि जो बंदा भी लाहौर में रहेगा उसकी ज़िंदगी 7 साल कम हो जाएगी गंदगी की वजह से। तो यही बात ये कर रहा है कि कई साल आपकी ज़िंदगी जो है वो
कम हो जाएगी, आपको जो बीमारियां लग सकती हैं वो अस्थमा हो सकता है, आपको सांस की बीमारी, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, गले की, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर आपको यानी कि हार्ट अटैक की बीमारी आ सकती है, दिल की बीमारियां, लंग्स कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी सांस के इशू हो सकते हैं। और ये सब क्या है, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ को जो ये गंदी क्वालिटी ऑफ एयर है ये हिट कर रही है, उसके रिजल्ट्स होने वाले हैं। तो आप इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं जनाब। फिर आगे वो बात करता है लाहौर और दिल्ली की, कहता है ये दोनों बड़े कंपटीशन में रहे हैं, टॉप पे रहे हैं दोनों एयर क्वालिटी इंडेक्स में, दोनों की गंदी हवा आ रही है वर्ल्ड की, ठीक है। फिर कहता है कराची भी पीछे पीछे आ गया, कराची की भी हवा गंदी हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने भी कहा है कि हम भी साफ क्यों रहें, तो वो भी गंदे हो गए हैं डेंजरस लेवल पर। और इस्लामाबाद का कहता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया 154 किया गया है, रावलपिंडी का 180 किया गया है, जो कि दोनों ही क्या है अनहेल्थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का भी अनहेल्थी, अनहेल्थी क्या है कि अगर 151 से लेकर 200 के दरमियान दरमियान हो तो उसे हम अनहेल्थी कहते हैं। इससे ऊपर जाए तो हाजर्डियस हो जाता है, बहुत ज्यादा खतरे वाला। फिर कहता है अटक का 143, जेहलम और चकवाल का 159, यहाँ तक कहता है कि जो मरी है उसका 144 हो गया, वो भी मरी का 104 हो गया जो कि मॉडरेट लेवल है। मरी का भी यानी कि खराब होना शुरू होगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप दूसरे जो शहर हैं उनका भी खराब हो रहा है। कहता है इसके रिस्पॉन्स में क्या है पंजाब गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए, उसने एक तो हेल्थ इमरजेंसी लगा दी है जिसके अंदर उन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया इन 7 डिस्ट्रिक्ट, सात सात जो जिले हैं उसके अंदर क्या कर दिया, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। ठीक हो गया। स्मार्ट लॉकडाउन जो है किन 7 जिलों के अंदर लगाया है, लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरांवाला, हाफजाबाद और नारोवाल के अंदर। और हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो कहता है ये विंटर के अंदर एयर क्वालिटी जो है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और क्योंकि ये एयर पोल्यूशन की वजह से होती है और स्मोक की वजह से होती है, और स्मोक जो है वो बढ़ जाती है जिससे क्या होता है कि ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, और दुनिया ज़िंदगी के दूसरे काम भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कहता है जो स्मोक का सीज़न होता है वो नवंबर में शुरू होता है और फरवरी में ख़त्म होता है। और इससे क्या होता है 48 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है इससे। खास तौर पर वो जो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रही हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम, एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी डिस्टर्ब होती है, किसकी वजह से जी, स्मोक की वजह से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे वो दो बातें यहाँ पर ना बड़ी प्यारी करेगा, एक वो बात कर रहा रैपिड, कुछ नई बातें भी ज़्यादा आपको मिल जाती हैं हर दफा, रैपिड अर्बनाइजेशन, ये एक पॉइंट है जी, कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन है ना, कि बहुत तेजी से जो शहरी इलाके बनते जा रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो जा रही है इन रीजन फ्री कोस्ट। तो इससे पता चल रहा है कि 2025 तक जो पाकिस्तान की आधी आबादी है वो ये शहरों में रहना शुरू हो जाएगी। और ये क्या कहता है कि ये इससे क्या होगा, 120 मिलियन, 225 है ना टोटल, तकरीबन 120 मिलियन लोग जो है वो कहाँ पर आ जाएंगे, शहरों में आ जाएंगे। और उससे क्या होने वाला है, उससे फिर इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, क्योंकि एयर की क्वालिटी तो फिर खराब ही रहेगी हमारी, ज़्यादा लोग जो अर्बनाइजेशन ये सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं तो अब शहरों में आना शुरू हो जाते हैं, इससे एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब हो रही है। एक चीज़ तो वो बात तय करता है। फिर दूसरी बात वो ये करता है कि एयर क्वालिटी जो है ना वो उसके क्यों क्यों हो रहा है, रिजल्ट्स क्या है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, किस वजह से हो रही है, अब वो काजी साहब को बता देता है जी। काजी तो आपको बताएगा इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। ये जो भी इसके जो है ना ये वाले मैं शेयर कर दूंगा, कहाँ पर, आपका जो व्हाट्सअप चैनल है वहां पर ये आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग आराम से इनको लिख भी सकते हैं अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर, ठीक है ना। काजिज में क्या बताता है, काजिज कहता है इंडस्ट्रियल इमिशन, जो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, वो व्हीकल जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, फोसल फ्यूल्स जो हम ये चीज़ें जलाते हैं वो वाले, डिफरेस्टेशन जो हम लोग जंगल काटते हैं वो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वेस्ट बर्निंग जैसे जो एग्रीकल्चर में चीज़ें बच जाती हैं उसको बाद में हम क्या करते हैं, जिसको हम बुच्चे कहते हैं पंजाबी में, उनको साड़ देना, उससे धुआं निकलता है। और जिसके अलावा जो नेचुरल डेजर्ट इवेंट्स हैं वो। फिर वो कहता है कि अर्बन एरिया, ये बता रहा है क्या, इन चीज़ों की वजह से एयर की क्वालिटी क्या हो रही है, खराब हो रही है। फिर वो कहता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन अर्बन एरियाज, वो भी क्या कर रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, वो थोड़े से इसमें बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी एक रीजन है। देखिए ये काजेज बता दी, रैपिड अर्बनाइजेशन डाल दी, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता दी, और फिर वो लाहौर की बात करता है कि लाहौर जो है
एक्सटर्नल एयर पोल्यूशन लाहौर के अंदर जो बाहर से एयर पोल्यूशन आती है, यानी कि इंडिया से, और जो है जलंधर इन इंडियन पंजाब के अंदर जो जलंधर का इलाका है, वहां से भी क्या आता है, गंदा धुआं लाहौर के अंदर शामिल होता है और उससे भी क्या होती है, तबाही होती है लाहौर की हवा की। कराची के बारे में कहता है कि कराची में यार एक कम्प्लेक्स है, वहां पे कई सोर्सेज हैं, जैसे गाड़ियों का धुआं निकलता है, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां से आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एफिशिएंट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां से आ रहा है, वहां पर कराची में गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उनका धुआं जो निकल रहा है, फॉसल फ्यूल जो बर्न हो रहे हैं वहां से आ रहा है, और ये हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी निकलती हैं। तो उससे क्या होता है, कराची की हवा जो है वो गंदी हो जाती है। फिर वो कहता है यार कराची एक कोस्टल सिटी है, और विद मरीन इकोसिस्टम यानी कि वो क्या, मरीन कहते हैं जो समुद्रों में रहने वाली चीजें होती हैं, उनको मरीन से तशबीह देते हैं। तो कोस्टल सिटी है, तो इसकी तो जो हवा है ये साफ सुथरी होनी चाहिए, इसकी तो वहां पर तो पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि वहां पर तो ब्लू कार्बन है। ब्लू कार्बन बेसिकली कहते हैं, ब्लू कार्बन कहता है वहां पर तो ब्लू कार्बन है, तो ब्लू कार्बन ये होता है कि जो समुंदर ओशियन के अंदर जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि वो ओशियन क्या करते हैं, वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सक कर लेते हैं, और उसको हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, और हवा को क्या कर लेते हैं, साफ। तो कहता है फिर भी वहां पर इतनी ज्यादा गंदगी है, तो वहां पर ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो ब्लू कार्बन भी कराची के अंदर अवेलेबल है। फिर वो बात करता है कि मैंग्रोव्स की, मैंग्रोव जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बता चुका हूँ, तो जिन बच्चों ने ये लेक्चर्स नहीं सुने रूटीन से सुन ले, दैट विल बी है। मैंग्रोव जो पौधे होते हैं ना, जो समुद्र के किनारे जो पौधे लगे होते हैं, उनको हम मैंग्रोव्स कहते हैं, ठीक है ना, बीच के ऊपर। तो इनके नीचे जो होता है मुख्तलिफ किस्म की मछलियां पलती हैं, खाना वगैरह उनका होता है। तो कहता है मैंग्रोव जो होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम, और इसके अलावा ग्लोबल जो है कंटेक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में भी ये मदद, यानी कि एक तो ये ऑक्सीजन जो है उसको ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग मैंग्रोव इकोनॉमिक सिस्टम कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, तो कहते हैं हमें मैंग्रोव के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं और हवा को साफ रखते हैं, और उससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंट जो है वो ठीक रहती है। तो कहते हैं कि प्लांटिंग मैंग्रोव्स नॉट ओनली प्योरीफाई द एयर बट आल्सो कार्बन क्रेडिट जनरेट कार्बन क्रेडिट, यानी कि यहाँ पर जो है कार्ब मैंग्रोव्स की ही वो बात करेगा कि इनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल होने वाला है। और कहता है एक जो मेच्योर मैंग्रोव होता है वो एक साल में 22 से लेकर 30 किलोग्राम तक जो है, 22 से लेकर 30 किलोग्राम तक जो कार्बन है डाइऑक्साइड ईयरली क्या करता है, उसको वो खींच लेता है अपनी तरफ। और इसी तरह कहता है अगर 6 लाख के करीब हम मैंग्रोव्स लगाएं, प्लांटेड करें क्लिफ्टन अर्बन एरियाज के ऊपर, तो जो हम लोगों ने 2002 के अंदर लगाए थे, तो वो क्या करेंगे 2024 तक वो बहुत ज्यादा, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगी, और दूसरा जो क्या है वो हम इस कार्बन को भी कवर कर लेंगे। तो कहता है कि वहां पर जो क्रीक वगैरह है या जितना भी जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहां पर हमको क्या करना चाहिए, एक मैंग्रोव कवर बना देना चाहिए, कि हर जगह पर मैंग्रोव मैंग्रोव हमको लगा देने चाहिए। तो इससे क्या होने वाला है, कहता है इससे जो सिटी की हवा है वो साफ हो जाएगी, और साइक्लोन जो आते हैं और सुनामी जो आती है उसके खिलाफ ये जो है रेजिस्ट करेगा, और इसके अलावा मछलियों को खुराक देगा, ठीक है ना, ये सारे काम करेगा। तो कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अब वो बोल्ड डिसीजन ले ले, अब टाइम गुजर चुका है, बोल्ड डिसीजन ले और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे, और रियल एस्टेट से वो क्या करे, अपनी जो इकोनॉमी है उसको शिफ्ट करे, और क्या करे, वो ब्लू कार्बन और बीच टूरिज्म के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करे। बीच टूरिज्म, ये इकोनॉमी, आप इकोनॉमी को बेहतर करना है तो बीच टूरिज्म को आप प्रमोट करें, और इसके अलावा ब्लू कार्बन के ऊपर आप क्या करें, इम्पोर्ट अपना करें, काम करें। तो इन दोनों चीजों से क्या हो सकता है, और ज्यादा बेहतरी आ सकती है। तो जनाबी जी ये था आउट ऑफ ब्रीथ में। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट विक्ट्रीज। इनकम्प्लीट विक्ट्रीज के अंदर बेसिकली वो बात आम सी है, लेकिन है बड़ी प्यारी, वो करेगा। इनकम्प्लीट विक्ट्रीज के अंदर पहले जनाब अली मैं आपको जो है ना इसका बिल्कुल जो क्लियर इसका कंटेक्स्ट है ना बात करने का, वो ये कहती है कि एक गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस जीत लेती है पाकिस्तान में, फिर वो पावर में आ जाती है। अब पावर में आने के बाद तो उसको चाहिए वो इकोनॉमी के ऊपर काम करे और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्यों नहीं है? कहती है द टाइम इन पावर इज स्पेंड सिंपली फाइटिंग टू स्टे इन पावर।
कि जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वो सारे 5 साल क्या है इस चीज पे लड़ते रहते हैं कि वो पावर में ही रहे। बस इसी चीज के ऊपर फाइटिंग होती रहती है पावर में स्टे करने की। ये नहीं होता कि इलेक्शंस, बात तो ये है कि इलेक्शंस हो गए और काम काम खत्म हो जाना चाहिए ना, कि इलेक्शंस हो गए, जो पावर में आ गया वो अपना काम करे, अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज करे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो पावर में आ जाता है उसको काम करने ही नहीं दिया जाता, उसको 5 साल खींचा तानी, इल्जाम, ये वो, इसी चक्कर में रखा जाता है। और सारा जो उसकी एनर्जी है वो इस चीज के ऊपर कि मैं पावर में ही रहूं। ये जो होती हैं जैसे कि अक्सर जो पार्टियां बदल लेते हैं जिनको हम लोटे कहते हैं, ये आए दिन मसला बनाए रहते हैं, ये कहते हैं हमारी बात सुनो नहीं तो हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अदम इत्माद ले आते हैं। तो जो पावर में आ जाता है उसको भी पावर में टिकने नहीं देते, उसको भी 5 साल इसी चक्कर में रहता है कि वो क्या है कि स्टे कैसे करे पावर के अंदर। तो इधर ही सारी एनर्जी उसकी जाया हो जाती है। तो जो इकोनॉमी शोनमी है उसकी तरफ उसने क्या स्वाद कहता है कि वो उसने तवज्जो करनी है कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है। तो इसलिए कहती है कि जो पाकिस्तान के सियासतदान है उनकी प्रायोरिटीज ये इकोनॉमी शोनमी नहीं है मैनिफेस्टो के अंदर। उनको पता है कि हम आ जाएंगे तो उसके बाद भी हमारे इलेक्शन एक दफा 5 साल के बाद नहीं होते, हमारे रोज ही इलेक्शन ही हो रहे होते हैं, हम रोज ही लड़ाई कर रहे होते हैं पावर में रहने के लिए भी। फिर इसको वो कंपैरिजन करती है मुगल इरा के साथ, कि मुगल इरा में भी ऐसे ही होता था, एक अब्बा होता था जब वो मर जाता था बादशाह तो फिर बच्चे आपस में लड़ लड़ के मरते रहते थे, एंड फाइनली एक जो है वो सीट पर आकर बैठ जाता था। कहती चलो वहां पर तो एक सीट में आकर बैठ जाता था ना, वो काम करना शुरू कर देता, लेकिन यहाँ पर ये भी काम नहीं है, यहाँ पे सारे बस लड़ते ही रहते हैं तो काम कोई होता नहीं है। तो पाकिस्तान ने तरक्की क्या करनी है, तो ये इसका मेन जो है बात करने का मकसद ये है। चलें जी इसको शुरू करते हैं। इस्तेमाल कहाँ पर होने वाला डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शंस के अंदर, आफ्टर इलेक्शन क्या आता है, गवर्नेंस क्या है पाकिस्तान में, क्यों इकोनॉमी जो है वो रिजॉल्व नहीं है आपकी हो रही प्रॉब्लम, और कंपैरिजन विद मुल्क वगैरह यहाँ पर ये इसको इसमें ये डिस्कस करती है। कहती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास कोई फिक्स प्लान नहीं है पाकिस्तान में कि इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है। क्यों? कहती है नेवर अपीयर सीरियस अबाउट गवर्नेंस और हैव अ क्लू अबाउट द इकोनॉमी। वो कभी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ना तो गवर्नेंस के बारे में कभी सीरियस उन्होंने लिया है और ना ही इकोनॉमी को उन्होंने कभी सीरियस लिया है। ठीक है ना। कहता है क्यों, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो और ही नजर से जो है पॉलिटिक्स को देखते हैं। कहती है कि इलेक्शन साइकिल इट सेल्फ नॉट वन डिपेंडेंट ऑन क्लियर पाथ। कहती है इलेक्शन जो है ना वो ऐसा एक ये नहीं है कि एक दफा इलेक्शन हो गया और उसके बाद आपने जो आपके पास जो पॉलिसी ओपन ऑप्शंस आपने बनाई थी या मैनिफेस्टो बनाया था वो आप क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट करेंगे और अब आप लोग काम करना शुरू कर देंगे। कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और बात असल में क्या है कि हेयर इन दिस लैंड, यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है, इलेक्शन आर अबाउट मकबूलियत, पॉपुलैरिटी, मकबूलियत के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, एंड कबूलियत और एक्सेप्टेंस के लिए लड़ा जाता है कि मैं मकबूल भी हो जाऊं, मुझे लोग कबूल भी कर लें। मैनिफेस्टो एंड पॉलिसीज आर पार्ट ऑफ इलेक्शन सोसाइटीज विद ए डिग्री ऑफ नॉर्मेलिटी। ये कहती है कि जो मैनिफेस्टोज है ना, जैसे मैनिफेस्टोज की यस्टरडे भी हमने बात की थी, जो मैनिफेस्टोज है ना वो और पॉलिसीज और उन पॉलिसी के ऊपर काम करना, ये दो चीजें तो एक नॉर्मल मुल्कों के अंदर होती हैं, हमारे मुल्क में ये कहाँ से आ गई, हमारे मुल्क में नहीं होने वाली। कहती है ट्राई एंड वाह, कहती है चले देखते हैं, आप थोड़ा सा देखो, आप लोग नवाज शरीफ के जूते पहन कर और इमरान खान की बात करके। कहती है क्या इमरान खान आया, ठीक है ना, और वो कुछ सालों तक रहा भी और उसको क्या सुनना पड़ा, लाडला लाडला, तू तो लाडला था इसलिए तुझे लेकर आया, तू कौन सा, तुझे कौन से लोग लेके आए। और इसी खींचातानी में उसका जो है तनेवर गुजर गया। इसी तरह कहती है कि जब हम बात करते हैं इसकी नवाज शरीफ की, तो वहां पर भी हमें यही नजर आता है कि जब वो पावर में आता है तो वहां पर भी दूसरे जो है उसको अटैक कर रहे हैं, उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हो ही जा रही हैं। यहाँ पर भी वो इमरान खान की ही बात करती है कि उसको थ्रेट है उसकी लाइफ को, ये है वो है बातें। पेपर के पर्सपेक्टिव में इट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट कि उसकी पार्टी के बंदों को उठा कर ले गए हैं, दोबारा इलेक्शन होगा वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। आसफ अली जरदारी की बात करती है, उसके बारे में भी वो यही कहती है कि पीपल पार्टी की विक्ट्री, वो हमेशा से पाकिस्तान पीपल पार्टी यही कहती है कि पिछले 2 इलेक्शंस में मुझे रोका गया है पावर में आने से। मैंने इसलिए ना इस बारे था तो ये फर्स्ट ओपिनियन, लेकिन इसको मैंने थर्ड पॉइंट पे ले आया हूँ कि वहाँ पे पेपर के पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक दो चीजें थी, बाकी सारी की सारी स्टोरी ही थी। तो वो कहती है कि बेसिकली बात ये है जनाब अली कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शन को लड़ने के बाद जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है वो यहाँ पर ऐसे नहीं आती कि उसके पास एक मैनिफेस्टो हो, एक पॉलिसी हो, वो आए और आकर वो मैनिफेस्टो अप्लाई करे, वो पॉलिसी अप्लाई करे और आपकी इकोनॉमी को बेहतर कर दे। ऐसी चीज यहाँ पर है ही नहीं। यानी कहती है कि इस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इकोनॉमी जो है वो उसको बेहतर करे, ऐसे ही है कि आप किसी डेली वेजेस के ऊपर जो बंदा काम कर रहा है उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो सेविंग प्लान आपको दे। ऐसा है पाकिस्तान में।
और वो इसी चीज़ को फिर वो डिस्कस करती चलती है, और इसी बात को करते-करते फिर वो एग्ज़ाम्पल देती है किसकी, जो मुग़ल बादशाह थे उनकी, मुग़ल इराज की। वो कहती है कि असल में बात ये है कि पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो जाता है ना, तो यहाँ पर एक बंदा जीत जाता है ना, तो पावर वहाँ पर लड़ाई खत्म नहीं होती। इलेक्शंस के बाद भी जब ये चले जाते हैं ना समरियों में, वहाँ पे भी 5 साल के लड़ते ही रहते हैं। ये क्या है, एक दूसरे को तानाजनी करते रहते हैं, और हमेशा से इनकी कोशिश यही होती है कि जो पावर में बैठा है उसकी पावर उसको उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, और फिर खुद पावर में आ जाए। तो जो गवर्नमेंट में बैठा होता है ना, वो फिर बेचारा क्या करता है, वो 5 साल बस इसी कोशिश में रहता है कि मैं किस तरह पावर में रहूं। फिर वो जो छोटे सी सीटें लेकर पार्टियां जीती होती हैं, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट होती है, तो उनको भी वो मनाने में रहता है, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी जो होती है ना इसी कामों में लग जाती है। तो फिर ये जो इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशंस, मैनिफेस्टो की एक्सपेक्टेशन, पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन, ये कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। तो आपकी इकोनॉमी दिन ब दिन खराब ही होती रहती है, और ये ऐसे ही रहना, इन्होंने बाज भी कोई नहीं आना। फिर आगे वो कहती है, बस वो फिर आगे मिसाल दे देती है उनकी मुगलों की। कहती है मुगलों के जो बच्चे होते थे उनमें भी ऐसे ही होता था, एक बाप होता था, जब वो बूढ़ा हो जाता था, जब वो मर जाता था, तो फिर मुगलों के बच्चे आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते थे, अब कौन बादशाह बनेगा। तो फिर जब तक वो सारे एक एक बंदा जो है बाकी सबको लगाम नहीं ना अच्छे जिस तरीके से डाल देता था, या मार देता था या कैद कर लेता था, तब तक वो पावर में आकर नहीं बैठ सकता था। लेकिन जब वो पावर में आ गया, तो उसके बाद उसको मुख्तलिफ किस्म की, यानी कि अगर कोई भाई उसका बच गया, तो वो हमेशा उसके तख्त को उल्टाने के चक्कर में रहता था। तो फिर क्या होता था, इसी चक्कर में वो सारी की सारी वो भी एनर्जी ज़ाया कर लेते थे, और अल्टीमेटली क्या हुआ, मुगल्स भी तबाह बर्बाद हो गए। तो यही चीज़ें इसने जो है इसके अंदर एक्सप्लेन की हैं, और इसमें बस आपको उसने दिखाई है एक पिक्चर, रियलिटी एक दिखाने की कोशिश की है, और वाकई ही ये रियलिटी भी है, और हमें इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो इसमें यही था जी। आगे आ जाए, आगे आ जाते हैं आपका लास्ट वन, एज कर्सिंग वुड नॉट हेल्प एंड ट्राई रीजन। ये भी इसने बड़ी अच्छी बात की है। असल में ना ये आपकी मेच्योरिटी डेवलप करते हैं। जो लास्ट वाले 2 ओपिनियन होते हैं उनमें होता है डाटा। ये पहले जो 2 ओपिनियन होते हैं ना 1+2, इसमें ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें कभी तो वो डाटे के हिसाब से होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें होता है कि मैच्योर सोच जो लोग सोचते हैं ना उसको क्रिटिसिज्म किया जाता है। कसिंग, रीज़न, कर्सिंग बेसिकली होता है, जैसे कहते हैं बददुआएँ देते हैं हम लोग, तू मर जा, ऐसे हो जा, तबाह हो बर्बाद हो। जैसे हमारे मौलवी जो हैं इसराइल को, गज़ा के ऊपर क्या करते हैं, अल्लाह ताला इसको और इसराइल को तबाह कर दे, अमेरिका को तबाह कर दे, कहते हैं ना, ये होता है कर्सिंग करना। हिस्ट्री बताता है इराक, यूएसआर, इसराइल और यूएसए की ये स्टोरी भी आपको सुनाता है। कहता है जी जनाबी अली बात ये है कि कर्सिंग द एनिमी हेरिटेज ऑफ मैनी बिलीफ सिस्टम। बहुत से बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं, मैं आपको इसका पहले क्रक्स बता देता हूँ। क्रक्स ये है, वो ये कहता है कि यार ये कहने से ना तू तबाह हो जाए, तू बर्बाद हो जा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, रीजन को कोशिश करें, रीजन पे काम करें। आप ये कहने से कि इसराइल तबाह हो जाए, उसने तबाह नहीं होना, वरना आज तक ऐसा हुआ है। ठीक है ना। तो बजाय इस तरह की बातें करने के, फजूल के, रीजन पे बात करें, लॉजिक पे बात करें कि अगर तबाह हो सकता है तो वाई, किस तरह से हो सकता है, और क्या किस चीज़ों पे आप कह रहे हैं। फिर वो इनकी मिसाल देता है, कहता है यहाँ पर भी इराक तबाह हो गया, यूएसएसआर तबाह हो गया। हम कहता है कि इन चारों के बारे में ईरान वाले जो थे, ईरान वाले वो क्या करते थे, कर्ज करते थे कि इनको तबाह हो, ये चारों तबाह हो जाए। तो चलो ये 2 तबाह हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 तबाह हो गए हैं तो इनकी बददुआओं से तबाह हो गए हैं, ये अपने माल की वजह से तबाह हुए हैं। ठीक है, और इन 2 मुल्कों की इंटरफेरेंस की वजह से तबाह हुए हैं, ऐसे नहीं तबाह हो गए। तो लिहाजा रीजन पे रहें, ये जो है ना मैजिक को ना सोचें। कहता है कि कहना कि तबाह हो जा, कसिंग करना किसी दूसरे अपने एनिमी को, उसके बारे में बददुआएं करना, ये हमेशा से बिलीफ सिस्टम का क्या रहा है, हिस्सा रहा है। और आगे फिर वो एक्सप्लेन करता है इसको, कहता है कि रैशनली ये चीज़ जो है ना ये वर्कआउट नहीं करती। कहता है इसराइल और ईरान पहले तो थे, दोस्त थे दोनों। ठीक है ना। फिर कहता है कि एक चीज़ और भी सामने आई है, असल में ये बाकी सारी की सारी इसके अंदर ना स्टोरीज हैं। फिर वो इसराइल की बात करता है कि फ़लस्तीन वालों के साथ वो जो जुल्म और सितम कर रहा है, तो आप लोग अगर ये कहें कि जनाबी अली वो तबाह हो जाए या ऐसे हो जाए, तो वो कुछ नहीं होने वाला। और अगर इसमें मैं पेपर पर्सपेक्टिव की बात करूं, तो क्रक्स आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो है वो ये है। कहता है कि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ना, इसके अंदर, ईरान के अंदर, तो वहाँ पर इनके कुछ जो हैं वो बोलते थे अमेरिका के बारे में, इसराइल के बारे में, सद्दाम हुसैन के बारे में और यूएसएसआर, इन 4 के बारे में यही बोलते थे कि ये तबाह हो बर्बाद हो जाए। कहता इनमें से जो 2 है ना अल्टीमेटली वो क्या हो गए, तबाह हो गए। सद्दाम भी
वो क्यों? क्योंकि बगदाद के अंदर उसको जो था कैंगरू कोर्ट में उसको क्या सजा दे दी गई, और यूएसएसआर जो था सोवियत यूनियन वो कोलैप्स कर गया, ठीक है ना, जब वो अफगानिस्तान के अंदर आया था। लेकिन वो आगे कहता है कि इसराइल और यूएसए जो हैं, बेसिकली ये जो ऊपर वाले जो जो तबाह हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो इसमें इसराइल और यूएसए ने सेक्रेटली क्या किया था, अपना इनको हेल्प किया था, इनके दुश्मनों को, ठीक है। और इसमें जो है ईरान और सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो क्या किया था, फाइनेंस भी किया था, फिर जाकर इराक भी तबाह हुआ और यूएसएसआर वाले भी तबाह हुए। तो कहता है लिहाजा जो है ना, कोई भी चीज़ जब होती है ना तो वो ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लॉजिक्स होती हैं, रीजंस होती हैं, तो लिहाजा इसको करने से कुछ नहीं हो पाना। फिर वो आगे बात करता है अरब नेशंस की, कहता है कि अरब वर्ल्ड के अंदर जो है ना कॉलोनियल पावर थी ब्रिटिश और फ्रेंच की, तो तुर्किश एम्पायर जो है वो खत्म होगी और वहां पर स्काई पॉकेट्स, यहाँ पर वो बात करता है सैक्स पिकोट सैक्रेट एक्ट, ये सैक्रेट एक्ट था। इस एक्ट के तहत कहता है क्या हुआ, जब तुर्किश एम्पायर जो है वो खत्म होगी ना, तो इसके तहत क्या की गई, स्ट्रेट लाइन्स खींची गई, और उन लाइन्स से क्या हुआ, नए जो मुल्क हैं वो हमारे सामने आ गए। तो लिहाजा सिर्फ ये कहने से कि इसराइल जो है वो तबाह हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इसराइल जो है वो ऐसे बना ही नहीं है। वो भी क्या हुआ है, किसी सेक्रेट एक्ट के तहत किसी तरीके से लॉजिक के साथ बना है, तो लॉजिक के साथ ही खत्म होगा, ऐसी बातें करने से वो खत्म नहीं होने वाला। इसी तरह वो इंडिया की फिर आगे मिसाल लेता है कि जैसे कहता है, फिर वो आगे कहता है कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म हमें हमारे सामने आ रहा है, उसमें क्या है कि एक काला इंसान जो है, काला इंसान वो अमेरिका का प्रेसिडेंट मान जाता है। एक हिंदू जो है, बराक ओबामा की बात करता है, एक हिंदू जो है वो क्या करता है, ब्रिटिश का बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। सोनेश कपूर की बात कर रहा है, जो अभी सोनी कपूर क्या उसका नाम है वो बना हुआ है। तो कहता है ये जो चीजें हैं ना जनाबी अली, ये ऐसे नहीं होती, मल्टी कल्चरलिज्म है, ये चल रहा है, दुनिया चेंज हो रही है। इसी तरह वो इंडिया कहता है कि वो अपने आप को कहना चाह, इंडिया क्यों अपने आप को चाहता है कि मैं भारत का नाम ले दूं। तो इस तरह की वो बातें इसके अंदर करता है और आपको एक्सप्लेन करता है। और वो कहता है कि पुराने दिनों में क्या होता था कि एम्पायर जो थी वो ग्रो होती थी, ठीक है ना, किससे, स्क्रैच से, और फिर लिमिटलेसली फैल जाती थी और अल्टीमेटली वो कोलैप्स भी कर जाती थी। तो ये इस तरह से ही चलता है इसके अंदर, यानी कि उसने क्या किया, बस एक आइडिया कन्वे किया आपको लॉजिकल थिंकिंग का, फिर रीजन के साथ काम करें। ये जो होता है ना, कर्स देने से और ये बददुआएं देने से दुनिया ना बदलती है और ना ही बदलेगी। तो आप लोग लॉजिक पे, रीजन पे ट्राई करें बात करने की। तो जनाबी अली ये था आज के लेक्चर्स, आज के लिए इतना ही था। और आप लोगों ने अब क्या करना है, ये दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, जिन्हों को बेल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा इसको ज़रूर वो दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, एंड शेयर करें जी, कमेंट करें। एंड थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही था।